दोस्तों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास रेहन पर रघु, जिसे लिखा है काशीनाथ सिंह जी ने। दोस्तों यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रथम खंड का वाचन मैं कर चुका हूँ। आइए सुनते हैं उपन्यास रेहन पर रघु के दूसरे खंड के प्रथम भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। काफी समय लग गया रघुनाथ को घर पर रहने की आदत डालने में। वे रहे तो गांव में ही, लेकिन गांव के नहीं रहे। गांव ही वह नहीं रहा तो वह गांव के क्या रहते। पहाड़पुर जाना जाता था अपने बगीचों, बसवारों और पोखर के कारण, जहां चिड़ियों की चहचहाहट और गायों भैंसों के रम्हाने तथा बैलों की घंटियों की टंटनाहट से बस्तियां गूंजती रहती थीं। लेकिन अब पेड़ कट गए थे, बसवार साफ हो गई थी और पोखर धान के कंधों में बट गई थी। बगीचे के बीच से एक नई नहर गई थी, जिसके किनारे प्राइमरी स्कूल खुल गया था। उसी के बगल में दवाखाना के लिए जमीन भी घेर ली गई थी। अंबेडकर गांव हो जाने के बाद पहाड़पुर तेजी से बदल रहा था। गांव में बिजली आ गई थी, केबल की लाइनें बिछ गई थीं, अखबार लेकर हाकर आने लगे थे। कुछ घरों में टीवी, पंखे और फोन भी लग गए थे। छौरे पर खड़ंजा बिछा दिया गया था। खपरेलों के कुछ ही मकान रह गए थे, बाकी सब पक्के थे। जो पक्के नहीं थे उनके आगे ईंटें गिरी हुई नजर आती थी। रघुनाथ खुद को टीवी और अखबार में व्यस्त रखते थे। शौक तो उपन्यास पढ़ने का भी था, लेकिन उपन्यास कॉलेज की पुस्तकालय में थे, जहां जाना उन्होंने बंद कर दिया था। हाँ, वे ही उपन्यास दोबारा पढ़ रहे थे जिन्हें कभी वो पढ़ चुके थे। महीने में एक आध बार नगर में पेंशन ऑफिस का चक्कर जरूर लगा लेते थे। गांव में वे न किसी के यहाँ जाते थे और न उनके यहाँ कोई आता था। वे लड़कों बच्चों की लिखाई पढ़ाई के ही आदमी समझे जाते थे, बाकी मामलों में फालतू। मगर सम्मान सब करते थे, छोटे बड़े सभी, बल्कि अगड़ों में ज़्यादा पिछड़े और दलित। इसलिए कि रघुनाथ उनके कापी किताब से लेकर दाखिले और फीस माफी तक जो भी कर सकते थे अब भी करते थे। वे गांव घर के प्रपंचों और लफड़ों से निर्लिप्त, बड़े सीधे सरल और सज्जन आदमी के रूप में सबके प्रिय थे। लेकिन वे सबके प्रिय नहीं थे। ठकुरान के, जिसे वे अपना घराना बोलते थे, उसके लड़के उन्हें नापसंद करते थे और इसके कारण थे। एक तो जब मंडल आयोग लागू किया गया था तो उसका स्वागत करने वालों में कॉलेज में अकेले अगड़े अध्यापक रघुनाथ थे। दूसरे, जब जब चमटोल के हलवाए हड़ताल की धमकी देते थे, वे मानते थे कि यह वाजिब है और यह उनका हक है। उपाय क्या है यह बताओ। उपाय है या तो उनकी मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार करें या फिर एक ट्रैक्टर खरीदें। और चूंकि हम में से कोई एक इस हैसियत में नहीं है कि अकेले खरीद सके, इसलिए हल पीछे दाम बांध दें, सब लोग मिल कर खरीदें। ये बातें हुई थी बब्बन कक्का के दरवाजे पर, जब घराने के सभी बड़े छोटे जुटे थे। चलाएगा कौन? ड्राइवर के साथ हेल्पर चाहिए, खलासी चाहिए। अपने ये लड़के जो पिछले 7-8 साल से कंपटीशन के नाम पर गांव से नगर और नगर से गांव मोटरसाइकिल पर मटरगश्ती कर रहे हैं, जब नौकरी का कोई ठिकाना नहीं तो यही करें। रघुनाथ बोल तो गए, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि गलती हो गई। लड़कों के चेहरे तमतमा उठे, आंखें लाल हो गईं। लेकिन सामने बुजुर्ग थे, वे कसमसा कर रह गए। उनमें से कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुछ कोचिंग कर रहे थे, कुछ के अंतिम चांस थे कंपटीशन के, कुछ कंपटीशन के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। वे बीच में किसी तरह की कोई बाधा नहीं चाहते थे। इस तरह का प्रस्ताव ही अपमानजनक था उनके लिए। यह तो कोई नहीं जानता कि किसके भाग्य में क्या लिखा है, और क्या कहेंगे लोग कि यही ट्रैक्टर चलाने के लिए किया था एमए और एमएससी और पीएचडी। इन्हें जो कहेंगे सो कहेंगे, आपको क्या कहेंगे? आप तो बाप हैं, सब लाज शर्म घोल कर पी गए हैं क्या? लेकिन उनमें से कोई बोले उससे पहले ही आहत स्वर में बब्बन काका ने कहा, रघु जाने दो, क्या कहें तुमसे।
तुम्हारे बेटे इनकी हालत में होते तो आज ऐसा न बोलते। रघुनाथ उठे और घर चले आए चुपचाप। उन्हें दुख यह था कि उन्होंने वहां वही बात की थी जो उन लड़कों के बाप खुद उनसे या आपस में या अपने बेटों से ही झल्ला कर कहते थे, निठल्ले, कामचोर। यह भी किसी से छिपा नहीं था कि कोचिंग, फार्म, टेस्ट उनमें से कईयों के लिए नगर के दोस्तों से मिलने जुलने के बहाने थे। इससे रघुनाथ ही नहीं, उनके गार्जियन भी समझते थे कि कोटा या आरक्षण एक ऐसा कवच मिल गया है उन्हें, जिसका इस्तेमाल वे अपनी असफलताएं छिपाने के लिए करते हैं। लेकिन इन्हीं मुश्किलों का हल उन्होंने सुझाया तो बेटे ही नहीं, बाप भी बुरा मान गए। इसके बाद से न तो कभी किसी ने रघुनाथ को बुलाया और न उनसे पूछा और न उन्होंने सलाह दी। हाँ, उनके यहाँ एकमात्र आने वाले रह गए थे छब्बू पहलवान। वे क्यों आते थे और वह भी शुरू से, इसका उत्तर न छब्बू के पास था न रघुनाथ के पास। किसी के पूछने पर बस इतना कहते थे, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। वे जब भी आते थे गांजा, फीकी, सामी, चीलम, रस्सी के टुकड़े और माचिस के साथ। अकेले इत्मीनान से दम लगाते और खटिया पर लेट रहते। इधर कुछ सधुआ गए थे, जब तब बोल उठते, मास्टर कक्का, पता नहीं काहे अब जीने का मन नहीं करता। एक बार उन्हें चुप और उदास देकर रघुनाथ ने पूछा, क्या बात है छब्बू, इस तरह क्यों लेटे हो? छब्बू ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, कक्का, आज भोरहरी में सपने में बजरंग बली आए थे। बोले, छब्बू, तुम जो पाप कर रहे हो उसका प्रायश्चित भी तुम्ही को करना होगा, दूसरे को नहीं। जब तुम जानते हो कि पाप है तो क्यों करते हो? मैं देखते ही बेबस हो जाता हूँ मास्टर कक्का, क्या बताऊँ आपसे। रघुनाथ दिशा फरागत के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। बोले, लेकिन छब्बू, मैं एक बात तुमसे कह रहा हूँ, याद रखना, जब तक उनकी हड़ताल चल रही है तब तक भूल कर भी चमटोल में कदम मत रखना। कोई भरोसा नहीं है किसी का। बात तो सही कह रहे हैं कक्का, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए। अगर ढोला बुलाएगी तो पत्थर पड़े चाहे बज्जर गिरे, मैं न सुनूंगा न देखूंगा, चल दूंगा। जब तुम्हें किसी की मानना ही नहीं तो जो इच्छा हो करो। रघुनाथ बड़बड़ाते हुए सिवान की तरफ चले गए, जिधर बब्बन सिंह का पंपिंग सेट था। यह हड़ताल का 7वां दिन था। आषाढ़ शुरू हो गया था और अब की पानी जमकर बरसा था। हलवाहों ने हड़ताल की थी ऐसे ही वक्त पर, खेत के जोत, बन्नी और केड़ा को लेकर, हड़ौरी और खलिहानी को लेकर। बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे रेट पर काम करने से इनकार कर दिया था हलवाहों ने। बीच बीच में भी हड़तालें की थी उन्होंने, लेकिन ठाकुरों ने थोड़ा बहुत बढ़ाकर उन्हें समझा बुझाकर ठीक कर लिया था। लेकिन अब की आर पार की लड़ाई थी। इसमें गोबर पाथने वाली उनकी औरतें और लड़कियां भी शामिल थीं। नतीजा यह कि खेतों से लेव का पानी सूखने लगा था। चरनी पर बंधे मवेशी गोबर मूत में ही उठ बैठ रहे थे और पूरा ठकुरान गंदगी से बजबजा रहा था। इस बार की हड़ताल को समझने में ठाकुर गच्चा खा गए थे। हलवाहे न थक हार कर आए, न गिड़गिड़ाए, न उनके चूल्हे बुझे। जरूरत भी पड़ी तो हैरान गए, इधर नहीं आए। पूरे इलाके की चमटोलों का भविष्य पहाड़पुर की हड़ताल पर टिका था, इसे वे समझ गए थे। ठाकुर रात भर बब्बन सिंह के दरवाजे पर पंचायत कर रहे थे और मुंसफ, जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, एसपी, इंजीनियर, डॉक्टर न हो सकने वाले उनके बेटे उन्हीं के पंपिंग सेट पर बैठक। वे रोज शाम को 7-8 बजे वहीं जुटते, वहीं गाजे का दम लगाते, कभी दारू की बोतलें खोलते और चमटोल को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देने की योजना बनाते। कैसे ठीक किया जाए, कब ठीक किया जाए, ठीक करने का तरीका क्या हो, ये सारी समस्याएं थी जिनके बारे में वे गंभीरता से विचार करना शुरू करते और तीसरे गिलास तक पहुंचते ही कोरस गाने लगते। गाए चला जा, गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। जैसे ही यह खत्म होता वैसे ही इंटरनेशनल शुरू हो जाता। मन में है विश्वास, हो मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस दौरान राम भरोसे दुबे, जो पड़ोसी गांव के थे और भंग के लती थे
और उसे छोड़कर इस मंडली के नियमित सदस्य बने थे पंचांग खोलकर मुहूर्त देखते रहते कि ठीक करने की तिथि कौन सी हो। उन्होंने समय तो बता दिया था, कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात, लेकिन किस महीने की अमावस्या हो इस बारे में वे आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे। इधर हड़ताल खिंचती हुई चली जा रही थी और खरीफ के फसल की उम्मीदें खत्म हो रही थीं कि इसी दरमियान एक दिन नहर के रास्ते एक ट्रैक्टर धड़ धड़ करता हुआ आया और अहिरान में दशरथ राउत के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसे लेकर आने वाला और कोई नहीं था, जसवंत था, दशरथ का बेटा। दशरथ के 4 बेटे थे, 2 गांव पर और 2 मध्य प्रदेश के कोरबा में। गांव वाले दूध और खोआ का व्यवसाय करते थे और कोरबा वालों में बलवंत कोलियरी में ठेके पर लेबर सप्लाई करता था और जसवंत देसी दारू की भट्टी चला। जसवंत जब तक गांव पर था लुच्चा, लफंगा और लतखोर माना जाता था। भागा भी तो बाप से मारपीट करके। शुरू शुरू में मध्य प्रदेश से पुलिस भी आई थी 1-2 बार उसे ढूंढते हुए, लेकिन बाद में सुधर गया धीरे धीरे। इधर जब भी गांव आता था भैया, बाबू, कक्का से नीचे किसी को बोलता नहीं था। कहा करता था कि प्रदेश में सब कुछ है, इज्जत नहीं है, चाहे जितना कमा लो रहोगे 2 नंबर के आदमी। 2 नंबर माने 2 कौड़ी। अब वह सारा कुछ छोड़ छाड़ के गांव जबार की सेवा करना चाहता था। संयोग ही ऐसा था कि वह पिछले 1-2 बार से जब जब गांव आया, गांव हड़ताल की चपेट में रहा। वह न इधर था न उधर, उसका उठना बैठना दोनों के बीच था, ठाकुरों के भी और हलवाहों के भी। उसने अपनी ओर से दोनों के बीच सुलह समझौते की पूरी कोशिश की, लेकिन नज़दीक आने के बजाय दोनों एक दूसरे के खिलाफ और दूर होते चले गए। जसवंत ने उन दोनों को जवाब दिया ट्रैक्टर लाकर, जो चिढ़ाते रहते थे कि अहिरों की बुद्धि उनके घुटनों में होती है, शायद इसलिए कि वे घुटनों के बीच बाल्टी दबाकर गाय या भैंस दूहते हैं। ट्रैक्टर खलिहान में खड़ा था, ट्राली, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर और थ्रेसर के साथ गेंदे की मालाएं पहने। उसके बगल में खटिया पर डंडे के साथ दशरथ बैठे थे। गांव के बच्चे उसे घेरे थे, कुछ छू कर देखना चाहते थे, कुछ ट्रॉली पर चढ़ना चाहते थे। दशरथ खींच रहे थे और डंडा पटक पटक कर उन्हें भगा रहे थे। जब तक कथा और हवन नहीं हो जाता तब तक लोगों की नज़र से बचाए रखना इसे भगवान उर्फ भगू के जिम्मे दूसरा काम था। वे कापी और कलम के साथ इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे थे। किसानों के लिए सबसे मुश्किल और परेशानी के थे ये महीने। अगहनी के खेत तैयार थे, खेती पिछड़ रही थी, जल्दी से जल्दी जुताई और बुआई करनी थी। इसके बाद तो रबी का नंबर लगना था। बड़े मौके से आया था ट्रैक्टर। तारीखों की लूट मची थी। भाड़ा चाहे जो ले लो बीघे के हिसाब से, और भाड़ा भी क्या लेना था, वहीं जो रेट बांध दिया गया था 2 कोस दूर इकबालपुर के काशी सिंह ने अपने ट्रैक्टर का। कथा के अभी 3 दिन बाकी थे कि अगले 3 महीनों के लिए सारी तारीखें बुक हो गई। दशरथ, जिन्हें कभी कोई पूछता तक नहीं था, उनकी बल्ले बल्ले थी। उन्हें पूछने वाले थे जो नए घर और द्वार बनवा रहे थे, माटी और खपरेल के मकान गिराकर। जब बिजली आ गई थी तो उसके स्टैंडर का घर चाहिए, दिया बाती और लालटेन वाला नहीं। ऐसे लोगों में सिर्फ पहाड़पुर के ही नहीं, पास पड़ोस के भी थे। किसी को ईंटें चाहिए, किसी को सीमेंट, किसी को बालू, किसी को गिट्टी, किसी को लोहा लक्कड़। गन्ने भी तैयार हो रहे थे शुगर मिल के लिए। जब ट्राली थी तो 100 काम थे। दशरथ सबकी सुनते और सब्र रखने के लिए कहते, सब होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन सबका काम होगा। ठाकुर भौचक सदमे में थे। वे हमेशा उन्हें अपने से नीचा समझते थे, लेकिन अब उनकी चिरौरी के दिन आ गए थे। उन्हें अफसोस हो रहा था कि यही बात जब रघुनाथ ने कही थी तो उन्होंने क्यों नहीं सुनी तब। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के दूसरे खंड के प्रथम भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब सुनिए उपन्यास रेहन पर रघु के खंड 2 के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। रात घिर आई थी। गांव में सन्नाटा पसरा था। हल्की हल्की झींसियां पड़ रही थीं। सिवान मेढकों की टरटर और झिंगुरों के झंझन से गूंज रहा था।
ट्रैक्टर के काम शुरू कर देने के बावजूद ठाकुर हारा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि चमटोल में किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं थी। फर्क आया था तो यह कि हलवाहे अब गांव में और गांव के रास्ते आने जाने लगे थे, सिर झुकाए आराम से, बिना बोले। रघुनाथ सोने के पहले बत्ती गुल करने ही जा रहे थे कि सर का बोरा रखे पानी में भीगता गणपत बरामदे में आया। गणपत उनका हलवाहा था। हलवाही के सिवा घर द्वार के काम भी देखता था। रघुनाथ ने उसके बेटे को अपने कॉलेज से बीए कराया था। उसके बाद उससे एक फॉर्म भरवाया था, जिसके कारण वह बाट बाप इंस्पेक्टर बन गया था। इस एहसान को गणपत कभी नहीं भूलता। इस समय उसका बेटा एम राम मिर्जापुर में पोस्टेड था। अरे गणपत, तुम किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मास्टर साहब। उसने बोरा खंभे के पास रखा और मचिया खींचा। एक बात बता दें, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, भले आप छोड़ दें। हाँ, यह समय थोड़ा खराब है, जानता हूँ। आए कैसे, यह बोलो। गया था मंगरू के यहाँ मिर्जापुर। सोमारू भी तो वही है ना? मंगरू से आटा चक्की पर वही काम दिला दिया है और वह पक्का हो गया है इस काम में। तो मंगरू कहाँ की जाता, ओखर मूसर ढेकी चक्की तो कोई चलाता नहीं आज, और आटा पिसाने के लिए जाना पड़ता है लोगों को 1-1.5 कोस दूर, 1.5 गाँव या कमालपुर। ऐसे में अगर गांव में आटा चक्की बैठाई जाए तो कैसा रहेगा? सुमारू काफ़ी है संभालने के लिए। बिठाओगे कहाँ? सरकार चमटोल और गांव के बीच में जो ऊसर जमीन दिया गया है ना, उसी पर। और किसी काम की तो है नहीं वह। रघुनाथ कुछ देर सोचते रहे। पूछना यह भी था कि ठाकुरों के लिए छूत तो रोटी और भात में ही है, आटा और चावल में तो है नहीं। रघुनाथ हंसने लगे। यह सब मत सोचो, शुरू में भले बिद के देर सबेर सब जाएंगे और पिसाएंगे। यही नहीं, आसपास के गांव से भी आएंगे लोग। जब चक्की गांव में ही रहेगी तो उतनी दूर कौन जाएगा। बस देर मत करो। और बताओ, कई दिन रहे मिर्जापुर? रहे 10 दिन। एक दिन तो पूछते पाछते गुड़िया बेटी के स्कूल चले गए थे। बड़ी खुश हुई, घर ले गई, अपने हाथ से खाना पकाया खिलाया, आपका और मालकिन का हाल चाल पूछती रही। चलने लगा तो 20 ठो रुपया भी जबरदस्ती पकड़ा दीहिन। बिल्कुल नहीं बदली है। बहुत दिन रह गए मंगरू के पास? नहीं मास्टर साहब, सब दिन वहाँ नहीं रहे। 3 दिन तो फुआ के यहाँ रहे। फुआ का जो सबसे छोटा बेटवा है वह वहाँ का डिप्टी मजिस्ट्रेट है, एसडीएम। बहुत बड़ी कोठी है, उसके सामने बहुत बड़ा बगीचा है, जीप है, पुलिस हैं, ड्राइवर हैं, नौकर चाकर हैं। वो साधारण आदमी थोड़ो है। इजलास लगता है, सब कोई नहीं मिल सकता। फुआ से ही कई कई दिन भेंट नहीं होती। हम तो देखे ही नहीं थे उतना बड़ा आदमी। वहीं रह गए 3 दिन, फुआ रोक ली। रघुनाथ थोड़े गंभीर हो गए। क्या नाम है उसका? हम लोग तो सुद्धू सुद्धू बोलते हैं, लेकिन नाम सुदेश भारती है, राम नहीं लिखते। रघुनाथ को काटो तो खून नहीं। यही वह सुदेश भारती था जिसका जिक्र सरला ने किया था। इसी से उसने शादी करने की बात की थी। अगर वह सचमुच कर ले तो गणपत जो उनका हल जोतता है और उनके आगे खड़ा रहता है या मचिया पर बैठता है, उनका रिश्तेदार होगा। खरपत जो गणपत का बाप है उनका समधी होगा और गले मिलेगा, उनके साथ खटिया पर बैठेगा और दामाद के बाप की हैसियत से ऊंचा होगा उनसे। उनका मन हुआ कि शीला को आवाज देकर बुलाएं और कहें कि सुनो, गणपत क्या कह रहा है। बाकी सब अपने अपने दुख है मास्टर साहेब। उसका विवाह छुटपन में ही हो गया था। वह अपनी मेहर को छोड़ दिया है। उसका लफड़ा चल रहा है आजकल किसी मास्टरनी से। वह ऊंची जात की है, कभी कहती है कि ब्याह करेंगे तो तुम्ही से, कभी कहती है नहीं करेंगे। माँ बाप नहीं चाहते, इसी में उसे लटकाए चल रही है। फूआ बड़ा दुखी रहती है। तुम जाओ, देर हो रही है। वो मास्टरनी के साथ यहाँ वहाँ जाता है, होटल भी जाता है, दूसरे शहर भी घूमता है, खूब अय्यासी करता है। बाकी फुआ से नहीं मिलाता। फुआ बोली भी कि हमको दिखा दो एक बार, हम बतियाएंगे उससे कि काहे नहीं कर रही है बिया। लेकिन मिलाए तब न। कहा न जाओ, नींद आ रही है और अब बत्ती बुझा दो। अच्छा साहेब। गणपत उठ खड़ा हुआ। लेकिन साहेब एक बार समझा देते उसे कि मेहर को छोड़ के काहे ऐसा कर रहा है।
मेहरिया तो कहीं चली जाएगी या किसी न किसी को रख ही लेगी, लेकिन बदनामी किसकी होगी? उसी की ना। तुम जाओगे कि नहीं? दिमाग मत चाटो। आप नहीं जाना चाहें तो कहिए, किसी बहाने हम ही उसे लेकर आए। रघुनाथ क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने उठकर झटके से बत्ती बुझा दी और उसे ठेल कर बाहर कर दिया। गणपत ने सिर पर बोरा रखते हुए कहा, साहब जो कहने आया था वो तो भूल ही गया। सहसा उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। देख ही रहे हैं कि हवा खराब है। एक बात कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पहलवान को समझा दें कि जब तक हवा खराब है चमटोल की ओर न देखें। और देखना क्या, जाए ही नहीं उधर। रघुनाथ का ध्यान ही नहीं गया उसकी फुसफुसाहट की ओर। उनकी चिंता और बेचैनी का कारण दूसरा था कि कहीं इसे सरला और भारती के संबंधों की जानकारी न हो। जब रिश्तेदार हैं तो कभी न कभी मंगरू जरूर मिलता होगा भारती से। हो सकता है भारती ने चर्चा की हो, और न भी की हो तो मंगरू ने दोनों को कभी साथ देखा हो। जब एक ही शहर है तो कैसे संभव है कि उसे पता ही न चला हो अब तक। शीला, आखिरकार उनसे न रह गया। उन्होंने दूसरी हाँक लगाई गुस्से में। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के दूसरे खंड के दूसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास रेहन पर रघु के खंड 2 के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। पहलवान माने छब्बू पहलवान। पहाड़पुर के ही दक्षिणी हिस्से पर घर था बजरंगी सिंह का। वे छब्बू पहलवान के नाम से जाने जाते थे इलाके में। गांव का नाम दूर दूर तक रोशन किया था उन्होंने। दंगलों में जहां जहां गए पछाड़ कर ही लौटे इनाम के साथ। टंगड़ी और धोबिया पाट उनके प्रिय दाव थे। लंबाई ही नहीं, बला की ताकत और फुर्ती भी थी उनमें। किसी को पकड़ लें तो छुड़ाना मुश्किल, दाब दें तो उठना मुश्किल, पट पड़ के मिट्टी पकड़ लें तो चित करना मुश्किल। भैंस को केहूनी से मार दें तो पसर जाए और उठ न सके। लेकिन उनके बड़े भाई, जिनके चलते वे पहलवानी कर रहे थे, जब असमय ही अचानक चल बसे तो उन्होंने लंगोट खूंटी पर टांग दिया और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। छब्बू की शादी नहीं हुई थी। जब उम्र थी तब नहीं की, अखाड़े के जोश में, और जब करनी चाहिए तो उम्र नहीं रही। कोई आया भी नहीं। इस तरह परिवार के नाम पर उनके 10 साल का भतीजा था और बेवा भौजी। भौजी रात दिन पूजा पाठ और धर्म कर्म में लगी रहती और भतीजा स्कूल आता जाता। खेती बाड़ी छब्बू संभालते, और संभालते क्या, हलवाहे झूरी के जिम्मे छोड़कर निश्चिंत रहते। लेकिन यह निश्चिंतता उनकी किस्मत में नहीं थी। एक दिन उनकी नज़र पड़ गई झूरी की औरत ढोला पर। 2 बच्चों की माँ, लेकिन सिर्फ कहने को। वह कलेवा लेकर आई थी अपने मर्द के लिए। छब्बू ने उसे पहले भी देखा था, जाने कितनी बार, लेकिन अब की नज़र पड़ी नहीं गड़ी। उन्होंने उसे आते हुए देखा, बैठते हुए देखा, चलते हुए देखा। क्या छरहरा बदन, क्या लोच, क्या गदराए कुल्हे, गड़ गई आंखों में। कहाँ यह हड़ियल झुरी और कहाँ यह गाजे की कली। बस एक सुट्टा लग जाए तो उड़ जाओ आसमान में और फिर उड़ते ही रहो, जमीन पर लौटने की नौबत ही न आए। और फिर इसके बाद ही शुरू हुई छब्बू पहलवान के सुट्टा मारने की कहानी। लेकिन कहानी रफ्तार पकड़ती और इससे पहले ही भौजी को अंदेशा हो गया। भतीजे मुन्ना ने माँ से बताया कि उसने चच्चा और ढोला को दालान में छुपा छुपी खेलते हुए देखा था। भौजी रोने लगी। उसने छब्बू से कहा, छब्बू, मेरी एक विनती है। भैया तो रोकने टोकने के लिए हैं नहीं। तुम करोगे अपने मन की ही, लेकिन चाहे जो करो, करो घर के बाहर। इसे साफ सुथरा रहने दो। इशारा समझ गए छब्बू। इसके बाद से छब्बू की चमटोल में आवाजाही बढ़ गई। हलवाही के लिए हो या रोपनी कटिया के लिए, बुलाने के लिए चमटोल में जाना ठाकुर अपनी बेइज्जती समझते थे। जरूरी ही हुआ तो वे बच्चों को भेजते थे। लेकिन छब्बू ऐसे मान अपमान से परे थे। अगर वे गांव में नहीं दिखाई पड़ते, बगीचे और नहर पर भी नहीं दिखाई पड़ते, खेत खलिहान में भी नहीं दिखाई पड़ते, तो लोग मान लेते कि वे चमटोल में होंगे, ढोला के संग। यह चमटोल भी जानती थी और गांव भी।
गुस्सैल इतने थे कि उनसे सीधे कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सभी अगड़ों ने बारी बारी से मिलकर घराने के सबसे मानिंद बब्बन कक्का पर दबाव बनाया कि वे अपने स्तर पर जो कुछ कर सकें करें, समझाएं या घौंस दें या जात बाहर करें। ऐसा कहने वालों में अगल बगल के गांव के लोग भी थे। शिकायतों से तंग आकर कक्का ने छब्बू को बुलवाया। छब्बू ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और अंत में बोले, बात तो ठीक है कक्का, मगर किसको किसको निकालिएगा जात बाहर। किसी किसी का ढका तुपा है और किसी किसी का जग जाहिर, लेकिन बचा तो कोई नहीं है मेरी जानकारी में। अगर कोई है तो बताइए उसका नाम, फिर मैं बताऊं उसके बारे में। रही मेरी बात तो आपसे छिपाऊंगा नहीं। मैं सब कुछ करता हूं लेकिन मुंह से मुंह नहीं सटाता, अपने धर्म और जात को नहीं भूलता। कक्का सिर झुकाए बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। छब्बू थोड़ी देर बाद उठकर चले गए। लोग मजाक में कहा करते थे कि सिवान में झूरी पहलवान का खेत जोतता है और पहलवान चमटोल में उसका खेत। और झूरी का यह था कि वह जब खेत जोत कर लौटता तो छब्बू घर में, बुआई करके आता तो छब्बू घर में, बाजार से लौटता तो छब्बू घर में। वह उनके आने की आहट मिलते ही उल्टे पांव वापस। उसने एक बार हिम्मत की, हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मेरी नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। लोग क्या क्या कहते हैं आपके बारे में। इसका नतीजा यह हुआ कि वह पखवाड़े भर हल्दी प्याज बदन पर पोत कर घर में पड़ा रहा। बेबस ढोला, मुहाल हो गया जीना। नरक हो गई थी उसकी जिंदगी। रात भर झूरी की छाती से लगकर सुबकती रहती और गुस्से में फनफनाती रहती। सबसे बड़ी बात यह कि ग्राम प्रधान चमटोल का, उसी की जाति का, पहलवान के साथ गाजे का सुट्टा लगाता था और जब कहो तो बोलता था, कलेजा कड़ा रखो, बस थोड़ा इंतजार करो। कब तक इंतजार करो। सावन शुरू हो गया था। इसी महीने में पचैयाँ पड़ती थी। पहाड़पुर में पचैयाँ छब्बू पहलवान का पर्व था। उस दिन 3 बाल्टियों में भिगे हुए चने लाए जाते, परात भर के मिठाइयाँ आती, बतासे आते, बजरंग बली की पूजा की जाती। छब्बू पहलवान लगोट पहनकर अखाड़े की मेड़ पर बैठते और अपने चेलों की कलाइयों में रच्छा बांधते। वे उस्ताद के आशीर्वाद के साथ अखाड़े में उतरते। उनकी कई जोड़ियां होती और दोपहर के बाद पट्ठे अखाड़े में जोर आजमाइश करते रहते। सबसे आखिर में छब्बू उतरते, बड़ों के पांव छूकर और छोटों को हाथ जोड़कर। यह प्रदर्शन कुश्ती होती। वे अपने दांव और करतब दिखाते, पहलवानी छोड़ देने के बावजूद। इस अवसर पर चमटोल से ढपले और नगाड़े वाले भी आते और झूम कर बजाते। अहिरान के बनेठी वाले भी होते और एक दूसरे से खेलते हुए पसीने पसीने हो जाते। दूसरे गांवों में पचैया मात्र धार्मिक त्यौहार रह गई थी, लेकिन पहाड़पुर में अभी चल रही थी, रस्म के रूप में ही सही। लेकिन यह भी सब जानते थे कि यह तभी तक है जब तक छब्बू हैं। ऐसे भी ठाकुरों की नई पीढ़ी के लिए देह बनाना, वर्जिश और रियाज करना, कुश्ती लड़ना फालतू चीज थी, एकदम मूर्खता। तमंचा के आगे मजबूत से मजबूत कदकाठी का भी क्या मतलब। इसलिए उनके चेलों में ज्यादातर अहीर, कहार, लुहार, गडेरिया थे, ठाकुर बाभन नहीं थे। लेकिन अब की बुरा हाल था पचैया का। पानी सुबह से ही बरस रहा था, कभी मध्यम कभी तेज। अखाड़ा एक दिन पहले ही कोड़कर तैयार किया था खुद छब्बू ने। यह काम चेलों में से किसी को नहीं करने देते थे वे, लेकिन वह कीचड़ हो चुका था, धान के खंधे की तरह। मिठाइयाँ और बतासे आ चुके थे, चने फूल कर रखुआ गए थे। इंतजार था बारिश थमने का। छब्बू बोल गए थे कि तुम लोग तैयारी रखना, जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं आऊँगा। मगर न मौसम ठीक हुआ न छब्बू लौटे। बारिश तब थमी जब शाम ढली, आसमान साफ हुआ और जहां तहां छिटपुट तारे नजर आए। इसी वक्त पुलिस की जीप आई गांव में और पता चला छब्बू का कत्ल हो गया है। जनपद के सबसे दिलेर और बहादुर और ताकतवर आदमी का कत्ल। यह खबर नहीं, बिजली थी जो बदरी छटने के बाद तड़तड़ा कर ठाकुरों के टोले पर गिरी थी। वह चाहे जो था, जैसा था, ठाकुर था और उसके रहते किसी में इस टोले की तरफ आंखें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। और
अब चमटोल के बाहरी हिस्से में एक झोपड़े के आगे कीचड़ में चारों खाने चित पड़ा था, वह मरा हुआ खुले आसमान के नीचे। एक लालटेन उसके सिर के पास थी, दूसरी पैरों की ओर, दोनों ईंटों की ऊंचाई पर, ताकि लाश पर नजर रखी जा सके। लाश खुद कीचड़ और माटी में लिथड़ी पड़ी थी। पैर इस तरह छितराए हुए पड़े थे जैसे बीच से चीर दिए गए हों। जननांग काट दिया गया था और उसकी जगह खून के थक्के थे जिन पर मक्खियां छपरी हुई थी, उड़ और भिनभिना रही थी। पुलिस परेशान थी उस जननांग के लिए। कटा तो गया कहाँ? वह लाश के आसपास कहीं नहीं था। वह लालटेन और टार्च की रोशनी में उसे ढूंढ रही थी। जमीन समतल नहीं थी, गड्ढा गुड्ढी बहुत थे और सब में पानी भरा था। उसे जहां कहीं संदेह होता लाठी से कुरद कर देख लेती, भले वह माटी का ढेला हो। एक डर भी था कहीं भीतर की ऐसा न हो कि कुत्ते आए हों और मांस का लोथड़ा समझकर किसी दूसरी जगह ले गए हों या खा गए हों। पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन जिस आशंका से आई थी वैसा कुछ नहीं हुआ। न कोई बलवा हुआ, न चमटोल फूकी गई, न बदले की कार्रवाई हुई। झूरी के झोपड़े के बाहर ताला लटक रहा था और चमटोल में सन्नाटा था। एक भी मर्द नहीं। सारे मर्द बस्ती छोड़कर जाने कहाँ चले गए थे। पुलिस के आने से पहले ही सिर्फ औरतें और बच्चे थे जो अपने घरों में बंद थे। हत्या एक ऐसे आदमी की हुई थी जिसके घर कोई एफआईआर दर्ज कराने वाला भी नहीं था। हत्या किसने की, कब की, कैसे की, क्यों की, इसका कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। कयास जरूर लगाए जा रहे थे, लेकिन वे कयास भर थे कि छब्बू सुबह सुबह अपनी देह की आग बुझाने बुझाने झूरी के घर पहुंचे। आहट लगते ही झूरी दूसरी कोठरी में छिप गया। ढोला चांचर खोलकर उन्हें अंदर ले आई। बेसब्र छब्बू लुंगी खोलकर जैसे ही उसके साथ सोने को हुए कि वह उनका पोता पकड़कर झूल गई। वे उसे मारते पीटते चीखते चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय झूरी हंसुआ लेकर आया और उसने उनका जननांग काट कर फेंक दिया। दोनों बाहर आ गए, कोठरी बंद करके, और उनके तड़पने छटपटाने और मरने तक इंतजार करते रहे। बाद में घसीट कर बाहर कर दिया कि वे धान का बीज छिटने बीयड़ में गए थे। उन दोनों के साथ मारा वही, लेकिन केस बलात्कार बनाने के लिए दरवाजे के सामने ला पटका कि निहत्थे होने के बावजूद पहलवान दो चार को तो कच्चा चबा जाएं। दो चार के मान के नहीं थे वे। चमटोल को पता था कि वे किधर दिशा फरागत होने जाते हैं। पूरी चमटोल ने उधर ही घेर कर अरहर के खेत में मारा, जैसे वे सूअर को चारों ओर से घेर कर मारते हैं, और झूरू के घर के आगे लाकर फेंक दिया। सिवान में चीखें चिल्लाएं भी तो किसे सुनाई दे, बादलों की गड़गड़ाहट में। इस तरह के चर्चे, अलग अलग कयास, अलग अलग आदमी के। सच्चाई का किसी को पता नहीं। लाश के पास कोई फटका ही नहीं तो पता कैसे? पुलिस ने फटकने ही नहीं दिया। लेकिन एक बात धीरे धीरे साफ हुई कि जो कुछ हुआ था अचानक और संयोगवश नहीं हुआ था। इसके पीछे महीनों से चल रही तैयारी थी। इस तैयारी में अकेले पहाड़पुर की चमटोल नहीं, आसपास के 20-25 गांवों की चमटोलें शामिल थीं। कत्ल से पहले और बाद खर्चे ही खर्चे हैं। थाने के सीओ को चाहिए, मुंशी को चाहिए, पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को चाहिए, पैरवी कार को चाहिए, वकील को हर तारीख पर चाहिए, गवाहों को चाहिए, ढेर सारे खर्चे। यह कहाँ से करेगा झूरी? सो सभी चमटोलों के हलवाओं ने चंदे जुटाए थे। दूसरे, उन्हें इंतजार था अपनी जाति के किसी पुलिस अधिकारी का जो धानापुर थाना संभाल ले, और आ गए थे 2 महीने पहले भगोलू यानी बी राम। साथ ही अक्टूबर में चुनाव था विधानसभा का, और कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसे अनुसूचित जातियों के वोट की दरकार न हो। तीसरे, चमटोलें जानती थीं कि छब्बू के मसले पर ठाकुर बिरादरी बट जाएगी, कभी एक न होगी, और जल्दी ही यह साबित हो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के खंड 2 के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए रेहन पर रघु उपन्यास के दूसरे खंड के चौथे भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। छब्बू के मारे जाने का सदमा जिसे सबसे ज्यादा था वह रघुनाथ थे। जाने क्या था छब्बू,
जब कभी बगीचे की तरफ आते, नहर या अखाड़े पर आते या अपनी भैंस के साथ उत्तरी सिवान में आते, रघुनाथ के द्वार को जरूर देखते। मास्टर साहब हैं या नहीं, हैं तो खाली बैठे हैं या काम कर रहे हैं। अगर रघुनाथ खाली होते तो छब्बू आकर बैठ जाते, बोलते कुछ नहीं, बस बैठे रहते। पूछने पर बोलते कि कोई काम नहीं, बस आपके साथ कुछ समय बिताना अच्छा लगता है मुझे। अच्छों की सोहबत मिलती कहाँ है, वे जाते हर जगह लेकिन बैठते यही। वे रघुनाथ के कहे बगैर उनके हित अहित का अपने आप ही ध्यान रखते। यह उनकी भावना थी, जिसके पीछे कोई कारण नहीं था। ऐसा रघुनाथ दूसरों से ही सुनते, छब्बू से नहीं। अभी साल भर पहले की बात है। रघुनाथ के पिछवाड़े उनके चचेरे भाई का घर दुआर है, जिसके आगे 3 बिस्से के करीब उनकी जमीन है, उनकी यानी रघुनाथ की। भाई तक तो गनीमत थी, वे बंटवारे का सम्मान करते थे, लेकिन भतीजों की नीयत खराब होने लगी। उन्हीं के घर के सामने दूसरे की जमीन। वे 4 भाई थे और सब बालिग। बड़े को रघुनाथ ने ही पढ़ाया था और बिजली विभाग में नौकरी भी दिलाई थी। वह समय समय पर कब्जा करने की तरकीबें और बहाने ढूंढता रहता। उसने एक बार रात भर में रघुनाथ के पिछवाड़े एक ईंट की दीवार खड़ी कर दी और उनका रास्ता बंद कर दिया। रघुनाथ को सवेरे तब मालूम हुआ जब हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ा। वे पहुंचे तो देखा कि छब्बू लाठी लिए हुए दीवार गिरा रहे हैं और गालियां बरसाते हुए नरेश को ललकार रहे हैं। घर घुस से बाहर निकल, और हिम्मत हो तो खड़ी कर दीवार, हम भी देखें। मास्टर को अकेला समझा है क्या? खसरा खतौनी भी कोई चीज है कि नहीं? नरेश और उसके भाई घर में ही घुसे रहे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए और छब्बू से लोहा लें। सच्चाई यह है कि रघुनाथ को नौकरी जाने का जितना दुख था, उससे कम दुख छब्बू के जाने का नहीं था, क्योंकि छब्बू थे तो रघुनाथ भी थे और उनके लिए पहाड़पुर भी। अब किसके बूते वे रहेंगे? छब्बू के मारे जाने के पहले गणपत ने रघुनाथ को इशारों में बता दिया था कि पहलवान कभी आपके यहाँ आए तो समझा दीजिए चमटोल से दूर ही रहे। यह हम दोनों के बीच की बात है, किसी तीसरे को पता न चले, बस दूर रहें। रघुनाथ ने एक बहाने से कहा भी था कि छब्बू अब बहुत हो गया, जाने दो। छब्बू ने कहा, मास्टर साहब छोड़ तो दूं, लेकिन जाऊं कहाँ? गांव में तो सभी बेटियां हैं, बहुएं हैं, और कहाँ जाऊं? रघुनाथ ने उन्हें तरह तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उन्होंने भी सोचा कि अधिक से अधिक क्या होगा, यही होगा कि छब्बू बेइज्जत किए जाएंगे और झूरी ढोला से संबंध हमेशा के लिए खत्म। लेकिन यह तो झब्बू के दुश्मनों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वे यह कहते घूमते रहते कि एक ठाकुर की हत्या नहीं, पूरी बिरादरी की मर्दानगी को चुनौती है, उसे ललकारा गया है। लेकिन इस घटना को भुलाना और इसकी चर्चा न करना ही बेहतर समझा सबने। थोड़ा वक्त लगा ठकुरान को बदले हुए समय को समझने और उसके हिसाब से अपने को ढालने में। कई दिनों तक दुआर कूड़ा और कचड़े का ढेर बना रहा। कई दिनों तक चरनी और नाद के आसपास की जगहें गोबर से बजबजाती रहीं। कई दिनों तक बैल खूंटे से बंधे उठते बैठते रहे। गायें भैंसें रभाती और पगुराती रहीं। लेटे लेटे खटिया तोड़ने वाले ठाकुर कभी कोने में पड़ी कुदाल की ओर देखते, कभी फरसा की ओर, कभी फरुही कूचा और झाड़ू की ओर, और थक कर अंत में उस छौरे की ओर जिधर से हलवाहे आते थे। लेकिन हलवाहे जो चमटोल से फरार हुए, वे नहीं लौटे। एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा हफ्ता बीता, फिर तीसरा हफ्ता बीता। उनके जाने से ठाकुर जितने परेशान थे, दशरथ यादव उतने ही खुश। उनके बेटे जसवंत ने इस गाढ़े वक्त में ठाकुरों को संभाल लिया था। उसने उन्हें हलवाहों की कमी खलने नहीं दी। उसने सबके खेत जोते भाड़े पर। एक दिन भी उसका ट्रैक्टर बैठा नहीं रहा। सबके हल जुआठ धरे रह गए। उसने एहसास करा दिया कि बैल सिरदर्द और बोझ हैं, फालतू हैं, दुआर गंदा करते हैं, उन्हें हटाओ। उनके गोबर भी किस काम के, उनसे उपजाऊ तो यूरिया है। कुछ बातें बाद में पता चली, उस समय नहीं। मसलन जैसे उसने ठाकुरों को संभाला, वैसे ही उसने चमटोल को भी संभाल लिया। कुछ हलवाहे तो शहर चले गए रिक्शा खींचने के इरादे से या दिहाड़ी पर काम करने के इरादे से, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या कोरबा गई जसवंत के छोटे भाई बलवंत के पास, जो दिहाड़ी मजदूरों का ठेकेदार था। उसने सबको खदान में काम दिलाया
और यह भी कि गांव घर का होने के कारण वह दूसरों से जितना लेता था उससे कम लिया इनसे। यही नहीं, जसवंत ने उनकी भी मदद की जो चमटोल में रह गए थे, खास तौर से औरतें। राशन पानी की गरज से अनाज के लिए उन्होंने ठकुरान में जाना बंद कर दिया था और सूद पर जसवंत से या हिरान से रुपए लेने लगीं। वे अब सीधे गज्जन साव की दुकान पर जाती, नगद पैसे देती और सौदा सुलूक लेती। गांव धीरे धीरे पहले वाले ढर्रे पर लौटने लगा, नए बदलाव और नई व्यवस्था के साथ। फर्क इतना ही आया कि जो हलवाई बाहर नौकरी करते थे और गांव लौटते थे, वे ठकुरान में न जाकर हिरान में जाना उठना बैठना पसंद करते थे। शायद उन्हें वहां बराबरी का एहसास होता था। रिटायरमेंट के बाद लोगों की देखा देखी रघुनाथ ने भी अपनी खेती बाड़ी की दूसरी व्यवस्था की। उन्होंने अपने खेत सनेही को अधिया पर दे दिए। सनेही उनके कॉलेज का चपरासी था और 7 मील दूर अपने गांव से कॉलेज आता जाता था। जात का कोयरी, उसकी समस्या उसकी औरत और बाल बच्चे थे। रघुनाथ ने उसके परिवार के लिए बरामदे का एक हिस्सा और बाहर का झोपड़ा दे दिया था। इस तरह वे खेती के झंझटों से निश्चिंत होकर कहीं आने जाने लायक हो गए। और कहीं आना जाना भी क्या, मैनेजर और प्रिंसिपल ने पेंशन लटका रखी थी और वे उसी में लगे हुए थे। वे उसी चक्कर में 2-3 दिन के लिए शहर गए हुए थे कि इधर उनके भतीजे नरेश ने घर के पिछवाड़े की जमीन दोबारा घेर ली, अब की कटीली तारों से। इतना ही नहीं, नरेश ने पुरानी नाद उस जमीन पर गाड़ दी और भैंस बांध दी। चारों तरफ गोबर और कंडे फिकवा दिए। जहां तहां सनई और पुआल के पूले रखवा कर यह साबित करने की कोशिश की कि पिछले कई सालों से यह उसी के कब्जे में है। गांव में घुसते ही छौरे से रघुनाथ ने देख लिया और सीधे वहीं पहुंचे जहां नरेश भैंस को सानी दे रहा था। उसने हाथ पोंछ पाछ कर चाचा के पैर छुए। यह सब क्या है? नरेश ने आश्चर्य से उन्हें देखा। कुछ भी तो नहीं है क्या? क्रोध से थरथरा उठे रघुनाथ। गुंडई करते हुए, और वह भी अपने चाचा से? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? हटाओ यह सब, खूटा सूटा तार फार। नरेश के तीनों भाई भी घर के अंदर से बाहर आ गए। पड़ोसियों में से कोई नहीं आया। सभी अपने दरवाजे पर बैठे देख सुन रहे थे। वह तो नहीं हटेगा चाचा। हमारे घर द्वार के आगे की जमीन हमारे मशरफ की है और फालतू में फंसाए हैं आप, जबकि आपकी है भी नहीं, गांव समाज की है। इतना सुनना था कि रघुनाथ के तन बदन में जैसे आग लग गई। वे फनफना उठे और एक लात मारी नाद पर, ऐसी कि तैसी तेरी और तेरे समाज की। अभी मिट्टी कच्ची थी नाद की, वह एक तरफ लुढ़क गई। इसी बीच गुस्से में तमतमाया और गालियां देता हुआ नरेश का छोटा भाई देवेश दौड़ा और धक्का मारकर रघुनाथ को गिरा दिया। वे संभले इससे पहले ही उनकी छाती पर बैठकर चीखा, साले बुड्ढे, टेटुआ पकड़कर अभी चाप दें तो टें बोल जाओगे। हम जितनी ही शराफत से बात कर रहे हैं उतना ही शेर बन रहे हो। जा, जो करना है कर लो। उठ उठते हुए उसने अपनी कमर पर एड़ जमाई। साला बुढ़ा हरामजादा। रघुनाथ ने उठने की कोशिश की मगर नहीं उठ सके। नाद के बगल में पड़े पड़े उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। घराना देख रहा था और अपने अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद नरेश ने उन्हें खड़ा किया और घर की ओर ठेल दिया। पीस कर लगाने के लिए हल्दी प्याज न हो तो कहना, भिजवा देंगे। देवेश चिल्लाया। क्या हो गया है गांव को? यहीं पैदा हुए, पले बढ़े, पढ़े पढ़ाया, सबकी मदद की, कभी किताब कापी से, कभी फीस माफी से, कभी रुपए पैसे से। कितने रिश्ते नाते हैं और रहेंगे आज भी कल भी। क्या हो गया गांव को? क्या इसलिए कि वे घराने की या उस पार्टी में नहीं रहे? क्या इसलिए कि रिटायर कर गए और किसी काम के नहीं रहे? क्या इसलिए कि कभी किसी के झगड़ों और झमेलों में नहीं पड़े? क्या इसलिए कि बेटे ने जात के बाहर शादी की? क्या इसलिए कि बेटा अमेरिका में डॉलर कमा रहा है? क्या इसलिए कि दूसरा बेटा भी नोएडा में एमबीए कर रहा है? क्या इसलिए कि बटाई पर खेती स्नेही को दी, बाहरी आदमी को, इन्हें नहीं? क्या हो गया अपने ही घराने को? रघुनाथ समझने में नाकाम रहे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के खंड 2 के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में।